हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं मित्रों कि ये 10th क्लास का रात के प्रतिदिन 9 बजे क्लास दी जाती है। तो आज जो होने वाला है क्लास वो इकोनॉमिक्स का होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है 2, लेसन 2 है राज्य एवं राष्ट्र की है। ठीक है ना, उस चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की है चैप्टर का नाम है, और उनसे हम आज प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्लास में बने रहिएगा। आज जो है से बड़ा क्लास होगा, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए क्लास में आप लोग बने रहें और बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास करें। और आपका कल टेस्ट भी है। ठीक है, तो आप क्लास में टेस्ट भी कर लेंगे कल। ठीक है, कल जरूर से जरूर आएंगे, कल क्लास में टेस्ट है। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिया गया है। लगभग आठ आठ को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है लघु उत्तरीय, जिसमें 4 को बनाना है, और 3-4 को दिया गया है आपका दीर्घ उत्तरीय, जिसमें 2 को बनाना है। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव भी है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास में टेस्ट लिया जाता है, इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाइए। जो भी विद्यार्थी जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनको उनके पास भेजिए, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करने वाला है। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड में आया है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो संभावित हो सकता है कि आने वाले प्रश्न होंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो बताइए जल्दी से। आपके सामने जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं? राजकीय आय है, राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राष्ट्रीय आय, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो देखिए, रहन सहन को प्रभावित करने वाली जो कारक होती है वह प्रति व्यक्ति आय होती है। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय जितना अच्छा होगा उसका रहन सहन उतना ही अच्छा होगा, इसलिए फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा सही जवाब है। राष्ट्रीय आय से क्या मतलब हमको है? ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय जब तक मेरे को नहीं, मानो प्रत्येक व्यक्ति का अगर आय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं अच्छा रहेगा, तब तक क्या होगा? ऐसा भी होता है कि अब देश की राष्ट्रीय आय तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अब किसी का ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, किसी का कम प्रति व्यक्ति है, तो जिस व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय कम है वो तो गरीबी में नहीं रहेगा, दिक्कत तो परेशानी होगा ना। इसलिए प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रहा है तो रहन सहन को ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है ना, और रियल में होना चाहिए, बढ़ना चाहिए प्रति व्यक्ति। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसका आप लोग सही जवाब देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब सही से दीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जल्दी से बतलाएंगे मित्रों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर वित्त विभाग, या राष्ट्रीय विकास परिषद? जल्दी से बतलाएंगे मित्रों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है मित्रों? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो करने वाली संस्था है वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपके बुक के अनुसार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की स्थापना हुआ था, 2 मई को। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय को बोल रहे हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था 1951 में 2 मई को, इसलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस भी 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन आपके BTVS के अनुसार है 1954 ईस्वी। ठीक है ना, तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 1954 ईस्वी में सही मानेंगे। ठीक है, चलिए, कंफ्यूजन था तो उसको भी मैंने आपको दूर कर दिया। ठीक है, तो दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे ही पूछा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, तो भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर देकर के आंसर टाइप करेंगे। ठीक है ना, जो है ना, थोड़ा जल्दी से करेंगे, ज्यादा अगर टाइम हम लोग अगर इसमें लेंगे तो फिर 1.5-2 घंटा क्लास हो जाएगा, इसलिए 1 घंटा के अंदर ही इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल, या दादा भाई नौरोजी? तो भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है ना, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ये कब लगाया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसमें बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी का एक बुक था, द पॉवर्टी एंड अनबीटेबल इन इंडिया। ठीक है, उसमें इस बात को जिक्र भी किया था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का तो डी ऑप्शन हो गया, लेकिन चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे कि कौन सा सही जवाब
सही होगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की या फिर गोवा की? ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग मित्रों। बताइए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के या फिर गोवा के? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है मित्रों? तो गोवा का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है मित्रों। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। गोवा एक छोटा सा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। चौथा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष बताइए कब से कब तक होता है? जल्दी से बताइए। बताइए मित्रों, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? जल्दी से बताइए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 1 सितंबर से 30 अगस्त तक? जल्दी से आप आंसर कमेंट करेंगे। आपके पास टाइम भी दिया जाता है 5 से 10 सेकंड का, है ना, 10 से 20 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है आपको, और इस दरम्यान आपको आंसर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है मित्रों? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो 5वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। बहुत अच्छा जवाब। आप जवाब इसी तरह से आप देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ करके आप आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन देखिए ना, 3 बार आया है एग्जाम में। 2014 के कंपार्टमेंटल में, 2018 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग, 2019 के कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन आया। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और सीहोर जिला का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? 2017 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग, 2018 के एनुअल एग्जाम का सेकंड सिटिंग और 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है मित्रों? वह विकसित देश कहलाता है। तो 7वां का भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। 7वां का भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? पंजाब का, गोवा का, बिहार का या महाराष्ट्र का? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? पंजाब का, गोवा का, बिहार का या महाराष्ट्र का? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? पंजाब का, गोवा का, बिहार का, महाराष्ट्र का? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम कहाँ का है? वह बिहार का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, अपना बिहार। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, देखिए ना, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रहेगा नहीं, जनसंख्या घनत्व से पहला स्थान रखता है बिहार। मतलब कम जगह में ज्यादा लोग अगर रहता है तो बिहार में रहता है। तो यहाँ भाई इनकम भी तो कम ही रहेगी, तो प्रति व्यक्ति आय भी कम रहेगा। एक तो कृषि क्षेत्र वाला राज्य, यहाँ नहीं हो तो कंपनी है बेहतरीन तरीके से, और नहीं कुछ है तो युवाओं को रोजगार ही पाना बड़ा मुश्किल होती है। युवा लोग ये रोजगार पाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, है ना, यहाँ से पलायन करते हैं। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? 9th नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। और आपके सामने ऑप्शन है, आयकर है, उत्पाद कर है, बिक्री कर है, मुझसे कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर के रूप में जो होता है ना, वो डायरेक्ट कर जिसको बोलते हैं आयकर, है ना। तो डायरेक्ट कर के रूप में ना, प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर को कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2008 से 9 के अनुसार भारत में, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है, से बताइए। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494 या 22,533 या 6,610 रुपये या 55,850? जल्दी से बताएंगे। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है ना 25,494 रुपये है। मतलब 10वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 10वां का बी ऑप्शन। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? 1950 में, 1954 में, 1956 में, 1960। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? CSO की। अभी हमने बतलाया मित्रों कि BTPC में क्या कहा गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो आप जल्दी से BTPC के अनुसार आप आंसर कर कमेंट करेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ। 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में, बी ऑप्शन। 12वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। साख का आधार क्या है? विश्वास है, बचत है, निवेश है, उपभोग है। बताइए साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। साख का आधार क्या है? विश्वास है, बचत है, निवेश है, उपभोग। विश्वास है, बचत है, निवेश है, उपभोग है। साख का आधार क्या है? विश्वास है, बचत है, निवेश है, उपभोग। तो जो साख का आधार है ना मित्रों वो विश्वास है। तो 12 के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साख का मुख्य आधार जो है ना विश्वास। विश्वास से भरोसा होता ही है, आप तो जानते हैं। वैसे भी तीसरा चैप्टर आप पढ़ ही रहेंगे, मुद्रा, साख एवं बचत। तो साख का मतलब ही होता है विश्वास से भरोसा। तो 12 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? बताइए विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? और एक होता है कि विकासशील देशों मतलब अविकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो जो विकसित देश है उसमें आय में वृद्धि अगर हो रहा है तो आर्थिक वृद्धि हो रहा है। अगर विकासशील देश में अगर आर्थिक वृद्धि हो रहा है ना, अविकसित देश में अगर हो रहा है तो उसको आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक वृद्धि इसका सही जवाब हो जाएगा। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? बताइए जल्दी से बताइएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का एक ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, बी ऑप्शन है केन्स, सी ऑप्शन है प्रोफेसर फेगो, डी ऑप्शन है रजनीनाथ। ठीक है, अब जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। गरीबी कुचक्र की धारणा किसने व्याख्या की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है रजनीनाथ, मतलब 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो हमने करवा दिया है। अभी जो क्वेश्चन करवाई जा रही है संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, और एक बुक आप जानते हैं एग्जामिनेशन गाइड के नाम से जाना था, MPD 2022 का स्पेसिफिक कॉपी है। तो स्पेशल सोशल साइंस के लिए किताब तैयार की गई थी उसके लिए। ठीक है, देखिए राज्य एवं राष्ट्र की है, देख सकते हैं राज्य एवं राष्ट्र की है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य किसका होगा? बताइए, आपको सामने ऑप्शन उपभोग व्यय और विनियोग के योग के, उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर के, अंतर मैंने घटाव होता है, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के गुण को, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है इसका उपभोग व्यय, है ना, जो हम लोग उपभोग करते हैं, खर्चा करते हैं, विनियोग मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं उसको जो योग होता है ना उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि होती है उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि, उपयुक्त देना बदलाव। बताइएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? राष्ट्रीय आय गणना की विधि बताइए क्या है? उत्पादन गणना विधि है, मूल्य योग विधि है, या फिर व्यवसायिक गणना विधि है? देखो हमको लगता है कि राष्ट्रीय आय की अगर गणना करना है तो अगर हम उत्पादन गणना विधि या वाय गणना विधि, व्यय गणना विधि तो है ही, तो तीनों ऑप्शन अगर नहीं है तो मूल्य योग विधि, मतलब मूल्य को योग करके भी कर सकते हैं, व्यवसायिक गणना विधि भी हो सकता है, मतलब तीनों हो सकता है। दूसरा का डी ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बतलाइएगा, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? राष्ट्रीय आय अगर मापना है तो उसके लिए उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। बताइए कैसा है, बतलाइएगा जल्दी से।
वैज्ञानिक है, सहज है, व्यवहारिक है, या इनमें से सभी बताएं। वैज्ञानिक, सहज, व्यवहारिक, या इनमें से सभी। उसके बाद डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। तीसरा का डी ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है बताइए। राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? विदेशों से प्राप्त है, घरेलू उद्योगों की आय, कायम खा दोनों, इनमें से कोई नहीं बताइए। राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? तो विदेशों से प्राप्त आय भी होता है और घरेलू उद्योगों की आय भी होती है, मतलब चौथा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। पचपन क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, बताइए राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय, पारिवारिक आय या सरकार की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय, पारिवारिक आय या सरकार की आय। जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है ना मित्रों, राष्ट्रीय आय का अर्थ मैं बात करूं, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो सार्वजनिक उपक्रमों की आय होती है, उत्पादन के साधनों की आय होती है, पारिवारिक आय या सरकार की आय। राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो तो भाई उत्पादन के साधनों का ही आय होना चाहिए ना। पचवां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, आपके सामने ऑप्शन है, वितरण द्वारा, भोग द्वारा, उत्पादन क्रियाओं द्वारा, विनिमय द्वारा। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, सृजन मतलब निर्माण करना भी होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय का जो निर्माण होता है, सृजन होता है, तो भोग द्वारा तो नहीं, उत्पादन होगा तब तो है ना राष्ट्रीय आय पता चलेगी, उत्पादन क्रियाओं द्वारा। तो छठा का सी ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, बताइए राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है? केवल सकल घरेलू उत्पाद हो सकता है क्या? केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो सकता है क्या? क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो सकता है? एक या फिर तीनों हो सकता है? तो आप दिमाग लगाइए मित्रों कि कौन सा सही जवाब है। बताइए राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है क्या? केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर तीनों। तो ये तीनों ही है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अरे हाँ देखिए, 2008 से 9 के अनुसार, 2008 ईस्वी से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? बताइए 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494 है, या फिर 22,533 है, या फिर 6,610 रुपया है, या फिर 54,850 रुपया। तो 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है, लेकिन वही बात करें 2005 से 6 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया। इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आई भी है, देखिए हो सकता है कि लिखा हुआ भी होगा, देखो 2014 के अनुसार में है। अच्छा देखिए आगे, 2005 से 6 ईस्वी में बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है, जल्दी से बताएंगे। 2005 से 6 ईस्वी में बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है, कितनी थी बताइए। 2005 से 6 ईस्वी में बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, जल्दी से बतलाइए मित्रों। 2005 से 6 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो थी ना 2005 से 6, देखो अभी ना बताएं, 6,610 रुपये, 6,610 रुपया, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब जगह डी दिया है, 6,610 रुपया मित्रों 2005 से 6 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय। आपको नहीं विश्वास है तो जाकर के आप किताब में देख लीजिए इकोनॉमिक्स के जैसे ही आप चैप्टर दूसरा निकालिएगा, उसके बाद बायां साइड ही वाला पेज पर होगा, ठीक है ना, दाया नहीं बल्कि बायां साइड वाला पेज पर गोल घेरा में होगा लिखा हुआ, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2007 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग कितना भाग था? तो आपको दिया गया है दूसरा चैप्टर में ही, राज्य एवं राष्ट्र की आय कितना भाग है, तो 1/48वां भाग है। 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, 1/48वां भाग, ठीक है। 17 का डी ऑप्शन। 18 नंबर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? पटना के, गया के, शिवहर के, नालंदा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना के।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना का। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला का। तो 20 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। काफी गर्मी के मौसम है ना। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताइए बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम जो है ना बिहार में किस जिले की है? शिवहर जिले की है, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन है। वही गलघेरा में अभी आपको मिलेगा, ठीक है। भारत के प्रति व्यक्ति आय भी 2008 से 9 के अनुसार मिलेगा, और बिहार के मिलेगा 2005 से 6 के अनुसार। और बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और कम है, वो सब मिल जाएगा उसी में, ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, बतलाइए। प्राथमिक क्षेत्र पहला चैप्टर वैसे ही आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो मुख्य अंग जो है ना कृषि है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? कृषि है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और 23वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, गोवा की। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अभी हमने तुरंत बतलाया, और तुरंत बतलाया कि बिहार जो है ना सबसे कम यहाँ के प्रति व्यक्ति है। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब देखिए ना कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा है। अब भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना, अभी हमने तुरंत जस्ट बतलाया था कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। किसी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप फटाफट आंसर कमेंट करते रहे। बता देने के बाद भी आप लोग कमेंट नहीं कर पाते तो मुझे दुख होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के या फिर गोवा के? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के या फिर गोवा के? बताइए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए भाई, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? भी पढ़ाया गया है, गोवा का है, ठीक है ना। 25 कर दिया, इसी वीडियो में तो करवाए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। भारत एक राष्ट्र है, मतलब विकसित है, विकासशील है, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है? बताइए। तो भारत एक राष्ट्र है, क्या है? विकासशील है या फिर विकसित है, पिछड़ा है? तो ये तो विकासशील राष्ट्र है ना, विकासशील राष्ट्र है ना। अभी विकास के पथ पर अभी चल रहा है भारत, विकसित नहीं है। विकसित अमेरिका है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से भोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का परिभाषा किसने दिया था, बताइए। राष्ट्रीय आय का परिभाषा किसने दी थी? फिशर ने दी थी, अरस्तु ने दी थी, मार्शल ने, फिर पिगु ने? तो बात तो फिशर ही ने बोला था ना, ठीक है ना। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, कायम खा दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है मित्रों, इसका जल्दी से बताइएगा आंसर। 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, दोनों पर निर्भर कर देता है, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही से जवाब दें। योजना काल में भारत की वार्षिक विकास दर कितनी रही है? इस कौन सा योजना काल की बात किया जा रहा है जी? योजना काल में भारत की वार्षिक विकास दर कितनी रही? वैसे इसमें ऑप्शन तो बी है, 4.2% है, ठीक है ना। लेकिन इस कौन योजना काल की बात है, इसको ये स्पेसिफिक बात नहीं कही गई, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन। उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो ब्रिटेन ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? बताइए। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। स्थिति मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर, कायम खा दोनों पर? राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है दोनों परिस्थिति मूल्य पर, वर्तमान मूल्य। 33 नंबर क्वेश्चन।
निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2008 से 9 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2008 से 9 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,494, 25,200 या 25,000 रुपया, 25,400। सन 2008 से 9 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी बताइए। निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2008 से 9 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो देखिए 25,494 रुपये यही था। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था बताइए। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1893 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, या फिर बताइए कौन होगा। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, कब लगाया था? तो 33 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 1893 ईस्वी में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना आपका जो क्लास है रात के 9 बजे प्रतिदिन होता है, उसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाया जाता है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाया जाता है, तो ये करना ना भूलेंगे मित्रों। 34 नंबर क्वेश्चन फिलहाल आंसर दीजिए। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी वाला वो 1968 का दे दिया यार, अभी 1868 बोले थे ना, 1868 ईस्वी भाई। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जिसमें 20 रुपये उन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? और ये क्वेश्चन जो है अभी हमने तुरंत बदलाया। किसने लगाया? अभी हमने तुरंत बदलाया क्वेश्चन। तो 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तो 34 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 का डी ऑप्शन। ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। आय वह परिश्रमिक है जो किसी को काज के बदले मिलता है, जल्दी से बताइए। आय वह परिश्रमिक है जो किसी को काज के बदले मिलता है, बताइएगा कौन सी काज करने के बदले मिलता है? तो मानसिक काज करो चाहे शारीरिक काज करो, मतलब सब बात है। तो इसका डी ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। श्रम का परिश्रमिक है, ब्याज के लाभ, मजदूरी या लगान, बताइए। श्रम का जो परिश्रमिक है, ब्याज, लाभ, मजदूरी या लगान, बताइए। श्रम का परिश्रमिक है, ब्याज, लाभ, मजदूरी या लगान। तो जो श्रम का परिश्रमिक है ना, देखो श्रम का परिश्रमिक आपको मिलेगा, काम करेगा तो मजदूरी मिलेगा, तो सिर्फ। अब पूंजी का परिश्रमिक का बदलाव, एकदम दिमाग लगाओ, ब्याज होगा, वेतन होगा, लाभ या हानि होगा। अब तुम यही बताओ, पूंजी अगर लगाएगा तो भाई ब्याज मिलेगा उसका, तो 37 का ये ऑप्शन। भूमि का परिश्रमिक किसके रूप में मिलता है? देखो तुम्हारे पास भूमि है तो उसका तो लगान लगेगा, टैक्स लगेगा, तो 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो उसके बाद चलते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। अरे मिजाज से आंसर दीजिए इसको, बताइएगा। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुछ चक्र है, किसने कहा था? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुछ चक्र है, किसने कहा था? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आपके सामने ऑप्शन है, रैगनर नक्स कहा था, माउंट जॉन ने कहा था, प्रोफेसर फिगो ने कहा था, या फिर प्रोफेसर मार्शल ने कहा। तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी एक चक्र है, किसने कहा था? यह रैगनर नक्स ने कहा था। 39 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। विकसित राज्य में ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, बचत एवं विनियोग होती है, पूंजी निर्माण दर होती है, उपयुक्त तीनों होती है। तो विकसित राज्य में ऊंची क्या होती है बताइए, जल्दी से बताइए। तो जो विकसित राज्य होता है ना यार, जो विकसित राज्य वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा, पूंजी निर्माण दर भी होता है, बचत एवं विनियोग भी होती है, सारा चीज होती है, तो डी हो सकता है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी बताइए।
सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी, बताइएगा, बताइए। तो 20 रुपया उन्होंने बताया था। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने बताया था। तो 41 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, तीनों है, बताइए। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या तीनों, बताइए। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, या तीनों है, बताइए। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि होती है वैज्ञानिक, सहज और तीनों हो सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है, बताइए क्या शामिल होता है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, बताइए। वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, फिर वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत भाई वस्तु एवं सेवाओं दोनों का मूल्य होगा, ठीक है ना। 43 का सी ऑप्शन। तो आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं ना। 44 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए, ठीक है ना। अब मन मार कर एकदम पढ़ लीजिए मित्रों, क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। 44 नंबर, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को कहा जाता है, बताइए। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। खर्चे घटा देगा तो क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा ना। चलो इसके 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है, अर्धविकसित कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होता है विकसित कहलाता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, क्वेश्चन हम करवा भी दिया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? प्रतिविधि है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का फटाफट दीजिए उत्तर, एकदम कमेंट कीजिए, ठीक है ना, फटाफट। 47वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, मतलब ये भी क्वेश्चन हुआ था ना। भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है, जल्दी से बतलाइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या फिर वित्त विभाग करता है, जल्दी से बताइए। तो भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। शारीरिक और मानसिक आज के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहते हैं? शारीरिक और मानसिक आज के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहते हैं? शारीरिक और मानसिक आज के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहते हैं? तो आय कहते हैं, व्यय कहते हैं, निवेश कहते हैं। शारीरिक और मानसिक आज के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहते हैं? शारीरिक और मानसिक आज के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहते हैं? शारीरिक और मानसिक आज के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहते हैं, बताओ। आय कहते हैं ना। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हम फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते रहे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के हम बढ़ गए यहाँ होने के बाद, ठीक है ना। इसमें भी इतना क्वेश्चन करवा दिए, उसमें भी हुआ था और इसमें भी फिर से स्टार्ट हो रहा है। शारीरिक और मानसिक आज के बदले मिलने वाले परिश्रमी को क्या कहते हैं? मैंने आपको बोला था कि लंबा क्लास चलेगा, तो फर्स्ट का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है? महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, बिहार। ये भी क्वेश्चन करवा दिया गया है, अपना बिहार में पिछड़ा राज्य। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बताया था, तो बताइए किसने बताया था? रैगनार नक्स। तो देखिए
आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी किताब है, जो भी क्वेश्चन छापी है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है ना टच करती है, ठीक है ना, एक दूसरे से। आखिर क्वेश्चन छापिएगा कहाँ से, है ना, प्रश्न भी तो होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक। ये भी क्वेश्चन हुआ था कि बिहार में, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, तो गोवा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, केंद्रीय शैक्षणिक संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, बताइए जल्दी से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है ना, वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का पांचवा के ऑप्शन। छठा नंबर बताइए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, बताइए। वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, बताइए। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत है तो वस्तु एवं सेवाओं दोनों का मूल्य होगा। छठा का भी ऑप्शन के सब कराया हुआ क्वेश्चन है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो आपको पहले चैप्टर में करवा दिए थे अंग्रेजों ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की धारणा है, सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इनमें से सभी, बताइए। इनमें से कौन राष्ट्रीय आय की धारणा है, तो राष्ट्रीय आय की धारणा तो ये तीनों है, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी तीनों होगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, 9 नंबर क्वेश्चन का टाइप कीजिए। ये सब क्वेश्चन हम करवा दिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको जल्दी से आप लोग आंसर का कमेंट कर दीजिए तो ज्यादा ही बेहतर हो। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था वो 1868 ईस्वी में किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी। तो किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा मित्रों, किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, तो जो आकलन किया गया था ना, वह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, जल्दी से बताइएगा मित्रों, जल्दी से बताइएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 12वां नंबर क्वेश्चन। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। किनकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, किनकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, बताइए। किनकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, तो पीसी महालनोबिस, मतलब 12 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 1948 से 49 में भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितने रुपए बताइएगा। तो इसमें ना 1948 से 49 में ना कुल राष्ट्रीय आय मुझे लगता है कि 8,650 करोड़ बताई गई थी, ठीक है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, जल्दी से बताइए। भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 120 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया या फिर 10 रुपया। तो भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी मित्रों, तो यह जो था वह 20 रुपया था, ठीक है ना, जो कि दादा भाई ने रोज निकाला था। 14 का सी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, ये तो करवाया हुआ है, पटना है सर्वाधिक और सबसे कम है शिवहर। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो इसमें देखिए शिवहर कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बहुत ही सिंपल लगने लग रहा होगा, क्योंकि मन मार के आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी अगर मन लगा के पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है। भारत का प्रति व्यक्ति आय विश्व के विकसित देशों की अपेक्षा क्या है, भारत का प्रति व्यक्ति आय विश्व के विकसित देशों की अपेक्षा क्या है, बताइए। कम है, ज्यादा है, बराबर है। तो जो भारत के प्रति व्यक्ति आय है ना, विश्व के विकसित देशों की अपेक्षा क्या है, कम है। ये ऑप्शन है, ठीक है।
18वां नंबर क्वेश्चन, 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय बताइए। 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय। तो क्वेश्चन करवाई गई है 25,494 है, ठीक है ना, फटाफट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय गणना विधि है बताइए। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, ठीक है ना, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय गणना विधि है, तो फिर सही हो जाएगा उत्पादन, व्यय जो सब है। 20वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो क्वेश्चन करवाया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों, प्रति व्यक्ति है 20वां का सी ऑप्शन। तो फिर इस किताब से भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन ना। एक और क्वेश्चन है ना, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक मानी जाती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिएगा, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन करवाया गया, अब जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो आर्थिक वृद्धि का किया जाता है। 22 का बी ऑप्शन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है बताइए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। इसका सही जवाब है कृषि क्षेत्र का नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र का, ठीक है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। जब देश आजादी मिली थी ना, तो शुरुआती में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, लेकिन अब सेवा क्षेत्र का लगभग 56-57% सबसे ज्यादा है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। डॉक्टर VKRV राव, या फिर प्रोफेसर PC महालानोबिस, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर श्री राजगोपालचारी। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, जल्दी से बताइए। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया था मित्रों, प्रोफेसर नहीं दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 24 का हो गया। 25वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब। लेसन 2 का राज्य एवं राष्ट्र की आय है, और इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करवाया जा रहा है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम लोग ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो जब किसी भी देश से कुल आय में ना कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र भी है कि कुल आय बटा कुल जनसंख्या, या राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो जैसे भी आप सूत्र लिख सकते हैं, तो इस परिभाषा को लिख करके एक छोटा सा सूत्र लिख दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आपका नंबर डाक दी पर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब किसी भी देश के जितना आय होता ना, कुल आय, उसको कुल जनसंख्या से भाग देगा तो ना आ जाएगा प्रत्येक व्यक्ति का है। 10 रुपया है इनकम आपके परिवार में, 10 का व्यक्ति है, तो 10 से भगा दीजिएगा, 1 रुपया सब लोग कमा रहे हैं। इसका मतलब आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक श्रम करता है और उसके बदले में जो कुछ पारिश्रमिक मिलता है, जो कुछ पारिश्रमिक मिलता है, मैं नहीं कह रहे हैं कि पैसे मिलता है, प्याज मिल जाए, लहसुन मिल जाए, कुछ मिल जाए, हल्दी मिल जाए, जो कुछ पारिश्रमिक मिले काम करने के बाद, चाहे शारीरिक हाथ से काम कर रहा है, चाहे मानसिक होने दिमाग से कर रहा है, जो कुछ भी उसको बदले में मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है ना, आय भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। अब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, आपको खो जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपकी और आप लोग लेकर जाते हैं आपका, कुल घरेलू उत्पाद क्या है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को ही कुल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है से कुल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो इसका सही उत्तर है मित्रों कि किसी भी देश में, किसी देश में उसकी सीमा के अंतर्गत, किसी देश में उसकी सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसकी सीमा के अंदर जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है ना, उसको क्या कहते हैं। किसी देश में उसकी सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
ठीक है। 1 वर्ष समय तय रहता है और सीमा के अंदर ही होना चाहिए, चाहे जितना उत्पादन हो रहा है वस्तुओं से, उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कह देते हैं। ठीक है, इसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था कि वीडियो कुछ लंबा होगा, इसलिए आप लोग क्लास से बने रहे। और मैं देखिए फिर भी इतना ही कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्लास करवा सकें। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। और ये वीडियो आगे आएंगे, ठीक है। तो आप क्लास में रात के 9 बजे आप लोग आइए और क्लास कीजिए, ठीक है। और प्ले लिस्ट बनाए हुआ है सभी का, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जो क्लास आप नहीं पढ़े उसको पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।